आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एनसीईआरटी संपूर्ण इतिहास की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और बिना देरी के तत्काल आज के सेशन की करेंगे शुरुआत। क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल खास है। इससे आज के सेशन से कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के तुरंत आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं आपके लिए। माय डियर, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान या जानकारी या तथ्य हम आपको देने जा रहे हैं, जिनमें सारे प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे हैं, कब उनकी खोज हुई, उनके खोजकर्ता, उनके उत्खननकर्ता कौन है, वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, और वहां से क्या क्या खास खास हमें साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन सारी चीजों को आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार आप सब लोग फटाफट रेडी हो जाइए और चीजों को समझिए मेरे साथ में। तैयार है बिल्कुल सभी लोग? ओके। देखिए, अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला स्थल वो आपका हड़प्पा है। और हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है डियर स्टूडेंट, और इसकी खोज 1921 में हुई। हद कर दी आपने, हड़प्पा हद से हड़प्पा दास दयाराम साहनी, याद है ना? तो 1921 में इसकी खोज होती है। कौन करते हैं? दयाराम साहनी। और साथ ही साथ माधव स्वरूप वत्स भी इनके सहयोग में रहे। माधव स्वरूप वत्स भी इनके सहयोग में रहे। माधव स्वरूप वत्स भी इनके सहयोगी रहे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में भी यहाँ पे काम किया गया खुदाई का। अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा की, तो रावी 1921 दयाराम साहनी, इस साहिवाल जिला पाकिस्तान में आपका है। यहाँ से क्या खास हमें मिला है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के पहला ज्ञात स्थल है। भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। कब्रिस्तान R37, पश्मीना भेड़, भेड़ के रेशम, सोने का कंगन, व्यायाम करता हुआ व्यक्ति का चित्र, शंख का बैल और इक्का गाड़ी जैसे महत्वपूर्ण चीजें, और साथ ही साथ श्रमिक आवास भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, केवल हम उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण स्थल पर लेके चले, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1922 में होती है राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ये लरकाना लरकाना जिला है पाकिस्तान में, ये वहाँ पर है। और यहाँ पे बता दें कि इसको 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और इसी मोहनजोदड़ो से घोड़े का अवशेष, सूती कपड़े का साक्ष्य, फ्लश शौचालय, मलेरिया रोग का प्रमाण, घरों में कुओं के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? ये घोड़े का अवशेष मिट्टी का है, मृण मूर्ति वाला है जी, याद रखिएगा। बाकी घोड़े के अस्थि अवशेष सुरकोटदा से मिला है, वो आपको पहले से बताया हूं। यहाँ से और क्या क्या खास है? 1950 में मार्टिमर व्हीलर ने महान स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार को खोजा। इसके अलावा यहाँ महान अन्न भंडार, कांस्य प्रतिमा की नग्न नर्तकी या देवदासी, दाढ़ी वाला आदमी, राजपुरोहित, पशुपति मुहर, नटराज की मूर्ति और स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि सूर्य पूजा का साक्ष्य माना जाता है। इसके अलावा कुबड़ वाले बैल की मुहर भी हमें प्राप्त होती, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मेरे भाई, इसके अलावा अगर हम कुछ और चीजों के बारे में बात करें, तो चनहुदड़ो आपका आएगा। चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर है। 1931 में खोज होती है, गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है माय डियर। और यहाँ से खास बात याद रखिएगा कि यहाँ से मन का गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। मोर की आकृति के बर्तन हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते तथा बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। बिना गढ़ यानी किला दुर्ग का प्रमाण मिला। तिल और मटर की खेती के प्रमाण, और खास तौर पे लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन, मुद्रा निर्माण कार्यशाला के कारण इसे औद्योगिक नगर भी कहा गया। किसको? चनहुदड़ो को। इसी प्रकार से कालीबंगा के बारे में जानिए। ये घग्गर हाकरा सरस्वती नदी तंत्र में स्थित है। 1952 में खोज होती है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसे प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। कपास और जौ की खेती तथा विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। साथ ही साथ अलंकृत ईंट का अग्निकुंड, तंदूरी चूल्हे का प्रमाण, सबसे पहले भूकंप के प्रमाण, शल्य चिकित्सा यानी बालक की खोपड़ी मिली है, युगल समाधान। बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी माना।
यह एकमात्र स्थल है जहां लकड़ी की नाली के प्रमाण हमें मिलते हैं। लकड़ी के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है ना, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा के घरों से कुछ कुएं के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप सबको जानना पड़ेगा। आपके सामने कौन है? रोजदी। रोजदी आपका सिंधु नदी के तट पर है, 1953 में खोज होती है फजल अहमद खां के द्वारा। यह खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कोट दीजी से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे का साक्ष्य मिलता है। ऐसे रंगपुर जो कि भादर नदी के तट पर है, 1953 से 56 के बीच में खोज होती है रंगनाथ राव के द्वारा। ये काठियावाड़ गुजरात में है। भादर नदी के तट पर स्थित क्षेत्र है। धान की भूसी, कच्ची ईंट के दुर्ग, ज्वार बाजरा के अवशेष, चावल और बाजरा की खेती के प्रमाण मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्ति भी हमें रंगपुर से मिलती है। ऐसे रोपड़ या रूपनगर ये सतलज नदी के तट पर है, 53 से 56 के बीच में खोज हुई है यज्ञदत्त शर्मा और ब्रजवासी लाल के द्वारा। रोपड़ पंजाब में आपका भारत वाले हिस्से में। ये स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद प्रथम उत्खनित क्षेत्र है जहां से मानव के साथ कुत्ते दफनाने, तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। लोथल, लोथल का अर्थ होता है मुर्दों या मृतकों का नगर। लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर या मृतकों का नगर। यह भोगवा नदी के तट पर है। 55 से लेकर के 62 के बीच में यहाँ पे उत्खनन का काम हुआ रंगनाथ राव के नेतृत्व में। ये अहमदाबाद गुजरात में माय डियर। विश्व का प्रथम मानव निर्मित बंदरगाह शहर या वाणिज्यिक राजधानी के तौर पर हम इसे जानते हैं। शतरंज के खेल, चावल की सबसे पुरानी खेती, यहाँ के घरों का मुख सड़क की ओर खुलते थे। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पाटे मिले हैं और साथ ही साथ युगल समाधान का प्रमाण भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ नाव का चित्र, हाथी दांत के पैमाने, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के प्रमाण मिले हैं। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है चालाक लोमड़ी वाली घटना। इसके अलावा प्राचीन जहाज निर्माण केंद्र होने के कारण 18 अक्टूबर 2022 को लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद संग्रहालय स्थापित किया गया। 2 जुलाई 2023 को विश्व का सबसे बड़ी खुली जली गैलरी और विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच समुद्री व्यापार का केंद्र था। लकड़ी से निर्मित अन्नागार का एकमात्र साक्ष्य में लोथल से मिला है। रंगनाथ राव ने लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा है। राव को यानी रंगनाथ राव को क्या कहेंगे मेरे भाई? भारत में समुद्री पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने ही, इनको जरा सा देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बीच बीच में आपकी सुविधा के लिए हमने थोड़ी फोटो को गायब किया है ताकि आप पूरी स्क्रीन पर ढंग से चीजों को अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे आप लोगों को एक बात यहां समझनी पड़ेगी कि आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ये 1958 में इसकी खोज करते हैं यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा और इसकी लोकेशन है मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहाँ से रोटी बेलने के चौके, कपड़े की छाप पर बुनाई, कपास के प्रमाण और ये सैंधो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। सुतका गेंडोर, अगर मैं सुतका गेंडोर की बात करता हूँ तो ये दास्क नदी के तट पर माय डियर 1875 में खोज करते हैं एडवर्ड मांकलर और उत्खनन का काम आर.एल. स्टाइन द्वारा 1928 में किया गया। ये बलूचिस्तान महाराष्ट्र, बलूचिस्तान पाकिस्तान में माय डियर ये। और 3 संस्कृतियों के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, मानव हड्डी राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। इसे हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहते हैं। किसको? सुतका गेंडोर को। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी है। आइए मांडा, मांडा की बात करें, सबसे ये उत्तरी स्थल है सिंधु का, चिनाब नदी के तट पर है। 1982 में खोज होती है। खोज करते जगतपति और मधुबाला। ये अखनूर जम्मू कश्मीर में है। हिमालय की तलहटी में भारत का सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है
पेचदार पिन के प्रमाण। 31 अक्टूबर 2019 को मांडा केंद्र शासित क्षेत्र का पहला स्थल बना है। दाइमाबाद जो सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये प्रवरा नदी के तट पर है। 1958-59 में इसकी खोज करते कौन कौन? बीपी गोपालडिकर, मधुसूदन देश पांडे और एस.आर. राव। अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यहाँ से कांसे की रथ की मूर्ति 2 बैलों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 16 सेंटीमीटर ऊंचा एक आदमी खड़ा हल चलाते हुए तथा जल भैंस की मूर्ति, बैल दौड़, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। ये सब सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी है। इसके अलावा बनावली की बात करें, रंगोई नदी के तट पर है। 1974 में खोज होती है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है जी। घग्घर नदी से रंगोई नाला निकाली गई है। जौ के दाने, मिट्टी का हल, वॉशवेसिन, हर्बल शैम्पू, आंवला के अलावा सिकाकाई के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा मानसर मानहर नदी के तट पर 1967-68 में खोज होती है। जगतपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में खुदाई का काम किया गया। 1990-91 में ये कच्छ खादिरवेट गुजरात में है। विश्व का सबसे पुराने स्टेडियम और शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर है। 75-76 में खोज होती जगतपति जोशी के द्वारा। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। इसे बाघपुर भी कहते हैं। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। इसी प्रकार से राखी गढ़ी, ये घग्गर नदी के तट पर है और 1963 से 2001 के बीच में से 2020 में खुदाई का काम जारी रहा। कभी सूरजभान के नेतृत्व में, कभी डॉक्टर अमरेंद्र के नेतृत्व में, कभी डॉक्टर बसंत सिंधे 2011 से 21 के बीच में उन्होंने लेटेस्ट खुदाई की है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी लोकेशन हिसार हरियाणा में है जी। ये भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कौन? राखी गढ़ी। टेराकोटा के पहिए, कंगन, तांबे का दर्पण, मिट्टी के बर्तन, चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका, मातृ देवी पर अंकित लघु मुद्रा और जल निकासी के यहाँ से प्रमाण हमें मिलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मानव सभ्यता संग्रहालय बनाने की इसके लिए सरकार की योजना है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आपको लेके आते हैं माय डियर। मृदभांड, अब जरा ये समझ लीजिए कि मृदभांड क्या है। तो मृदभांड अधिकांशतः लाल और गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ। मृदभांडों पर हड़प्पा लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दिखाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को प्रदर्शित करता है। अब आइए नर्तकी की मूर्ति के बारे में चर्चा कर लें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूरी तरीके से क्या है, ये नग्न है। सिर के पीछे उसके बालों को छोटी लटे एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। सिर पीछे को झुकाए, आंखें झुकी, दाईं भुजा कोल्हे पर टिकाए, बाईं भुजा नीचे लटकी हुई यह मूर्ति नृत्य या डांस की स्थिर मुद्रा को दिखाती है। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में चर्चा कर रहा था, ये स्वास्तिक चिन्ह के बारे में बात कर लेता हूँ। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन मिला है जो कि सूर्य पूजा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को मांगलिक चिन्ह माना जाता है और इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। मातृदेवी के बारे में आइए चर्चा कर ले। मातृदेवी हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधा दिखाया गया निकलते हुए। ये संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों को जन्म या वृद्धि से रहा होगा। हड़प्पाई लोग इसे पृथ्वी की उर्वरता देवी मानते हैं और इसकी पूजा उसी तरह करते हैं जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। विशाल स्नानागार, अब विशाल स्नानागार को भी आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण पकी ईंटों से दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसके मध्य में स्थित स्थान कुंड और पूरब दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान आदि स्नान के लिए होता था।
जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। टेराकोटा फिगरिन क्या होता है, अभी जानिए आप। आग में पकी मिट्टी से बनी मूर्तिकाएं या मूर्तिकाओं को टेराकोटा फिगरिन्स या मृण मूर्तिकाएं कहते हैं। इसका प्रयोग खिलौने और पूज्य प्रतिमाओं को बनाने में होता था। ये प्रायः मानव और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मृण मूर्तियां ठोस जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियां खोखली थीं। आश्चर्य की बात यह है, गाय की मृण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, जबकि हाथी, गैंडा, हिरण, मछली, घड़ियाल आदि का अंकन मिलता है। गाय का सर्वाधिक महत्व वैदिक काल में था, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की मृण मूर्ति थी, जो शक्ति का प्रतीक पशु कुबड़ वाला बैल था। पशुपति मोहर, इसके बारे में बताया, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर को जॉन मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सिर में सींग है और कलाई से कंधे तक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं। उसके दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा और भैंसा, चौकी के नीचे 2 हिरण हैं, जहां से बार बार सवाल पूछा जाता है। इस मोहर में कुल जानवरों की संख्या 6 है, जबकि जानवरों के कुल 5 प्रकार हैं। इस आकृति को शिव हिंदू धर्म का रूप माना गया है, जो कि योग की मुद्रा में दिखाया गया है। पैरों के नीचे 2 मोर भी अंकित थे। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। पुरोहित राजा की मूर्ति को अब आप लोग अपने सामने देखें। यह सेलखड़ी क्या, तो ये हो जाएगा आपका सेलखड़ी, यानी कांचली मिट्टी से बनी मूर्ति है। और इसमें पुजारी की दाढ़ी करीने से संवारी गई। पुजारी की दाढ़ी करीने से संवारी गई है, लेकिन इसकी मूछें नहीं हैं। मूछें क्या हैं? नहीं हैं। यह तिपतिया छाप वाला, तो ध्यान रखिएगा कि यह तिपतिया छाप वाला शाल ओढ़े हुए है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि बायां कंधा इसका ढका है, लेकिन दायां कंधा क्या है? खुला है। नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हैं। योगी के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? तो योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं। योगी के नेत्र कैसे हैं? तो अर्ध खुले हैं। उसके नीचे होठ मोटे हैं तथा उसकी नाक के अग्रभाग पर टिकी हैं। मस्तक पर गोल अलंकरण है। इस पत्थर मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त होती है या हुई है। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक संस्कृति थी? इस सवाल का क्या जवाब दिया जाएगा? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहते हैं, क्यों? लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य, ईंटों की बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में विशेषताएं नहीं हैं। प्रारंभिक वैदिक जन कृषि के साथ पशुपालन करते थे, वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहे थे। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था 2500 से 1900 बीसी तक रहती है, लेकिन ऋग्वेद का काल तो लगभग 1500 बीसी माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल, मटर की भी जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडा से परिचित थे।
लेकिन वैदिक काल के लोगों को ये नहीं पता था, यानी उससे अपरिचित हैं। बाघ के साथ ही यह बात लागू होती है। वैदिक जन के मुखिया अश्व सवार होते थे। यही कारण है कि पशु का ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ। इस पशु का, किसका? अश्व का 215 बार उल्लेख हुआ है। लेकिन हड़प्पा निवासियों को घोड़े की जानकारी शायद नहीं थी। हड़प्पाई मृण मूर्तिकाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेद में घोड़े की तुलना में क्या महत्वहीन है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेखन कला ज्ञात थी। उनकी लिखाई को, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति लोगों की भाषा के बारे में हम स्पष्ट अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंदू आर्य भाषा बोलते थे, जिसके भिन्न भिन्न रूप आज भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। आज भी प्रचलित हैं। अब आइए जरा सिंधु सभ्यता के पतन के महत्वपूर्ण कारणों पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उसके प्रमुख कारण रहे हैं। आइए एक सेकंड, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। फेयर सर्विस का कहना है कि वनों का कटाव, संसाधन में कमी, पारिस्थितिक और संतुलन पतन का कारण था। मार्टिमर व्हीलर कहना है हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हो गया। मार्टिमर व्हीलर ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो आधार था वो विदेशी था। तो जॉन मार्शल कहते हैं विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी सभ्यता का विनाश हुआ। वहीं आर.एल. स्टाइन कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल कहते हैं सिंधु सभ्यता के बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया। एम.आर. साहनी, राइक्स और डेल्स महोदय कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो डी.डी. कौशाम्बी साहब का कहना है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं सैंदो सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। ये आर्यों के आक्रमण की बात को कौन कहता है? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर महोदय कहते हैं। इसके अलावा माय डियर, अब एक स्थल है सिनौली। अब इस सिनौली क्या, जरा जान लीजिएगा। जो नवीनतम जानकारियां वो भी हम आपको लगे हाथ सब दिए जा रहे हैं। ये नवीनतम शोध है, कभी भी सवाल आ सकता है। उत्तर प्रदेश के बागपत, प्राचीन नाम बागपत का क्या है? व्याघ्रप्रस्थ। बागपत का प्राचीन नाम क्या है? व्याघ्रप्रस्थ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में व्याघ्रप्रस्थ ब्रैकेट में बागपत जरूर लिखिएगा। बागपत जरूर लिखिएगा ताकि कभी ये सवाल आ जाए तो आप लोग सही कर पाए। बागपत जिले में हड़प्पा सभ्यता का अंतिम ज्ञात एक कब्रगाह स्थल है। इसकी खोज 2005 में डी.वी. शर्मा द्वारा किया गया। नवीनतम खोज 2018 में संजय मंजुल द्वारा हिंडन यमुना दोआब में किया गया। इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह, यहाँ 116 कब्रगाह मिली है माना जा रहा है। 3 महिला शवों वाला अस्थि कलश कब युक्त कब्रें भी मिली हैं, जहां से स्वर्ण आभूषण एवं कंगन के प्रमाण मिले हैं। महाभारत काल का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जा रहा है। यहाँ से योद्धाओं के ताम्ररथ और बनरवा ताक्षागृह के पास उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सिनौली याद रखिएगा। सिनौली दो बातों के लिए याद रखना कि पहली बात ये कहाँ, बागपत में है। बागपत का पुराना नाम क्या? व्याघ्रप्रस्थ है। और खोज होती है 2005 में डी.वी. शर्मा द्वारा, और नवीनतम खोज 2018 में संजय मंजुल के द्वारा किया गया। यहाँ से विशालतम कब्रगाह यानी 116 कब्रगाह के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इतना पॉइंट भी याद रहा तो आपका हो जाएगा तैयार। मेरे प्यारे साथियों, आज आके आपका हड़प्पा सभ्यता हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगले क्लास से हम वैदिक संस्कृति को शुरू करेंगे। आप भी पढ़िए, दोस्तों तक शेयर करिए। नमस्कार।